नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, के.एन.एम.पी. पटेल सार्वजनिक विद्यालय अमरोली में से बहादुर भाई गामित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9 विषयांक नंबर 8 जिसका शीर्षक है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन और लेखक का नाम है मोहन राकेश। सबसे पहले हम लेखक मोहन राकेश के बारे में देखेंगे। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लाहौर के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। एक सफल कहानीकार भी हैं और एक सफल नाटककार भी है। गुलमर्ग के बारे में मैं आपको बताऊं तो गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है। विद्यार्थी मित्रों, गुलमर्ग कश्मीर में आया हुआ एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान से भरा हुआ है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहां यानी गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा और वहां के अपने अनुभव के बारे में इस पाठ में हमें बताया है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। परिवेश लेखक का यात्रा वर्णन का संग्रह है और उनमें से लिया गया यह यात्रा वर्णन है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग का सारा वातावरण लेखक को अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे हम कहते एक अकल्पनीय सौंदर्य यानी सुंदरता इनसे यानी लेखक से भुलाया ही नहीं जाता। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय जो सौंदर्य था, वह सौंदर्य लेखक कभी भूल नहीं सकते थे। इसके बारे में लेखक ने इस पाठ में हमें अच्छी तरह से उनका अनुभव, लेखक का अनुभव हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है। अब हम शुरुआत करते हैं। कुछ जगहें होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। यहाँ पे एक शब्द है, उदासीन का मतलब है अनमना। लेखक कहते हैं कुछ जगहें होती है, कुछ स्थान, कुछ जगहें होती है जिन्हें हमारी आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, फिर
धीरे धीरे उस स्थान से परिचित होकर हमारी आंखें उदासीन हो जाती है, अनमना हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है कि जिन्हें बार बार देखने से भी हमारी आंखें कभी भी उदासीन नहीं होती। ऐसी सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान से भरी हुई यह जगह है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। जब लेखक कश्मीर गए, कश्मीर जाकर गुलमर्ग पहली बार गया देखने के लिए, तो लेखक को वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। कहने का मतलब साधारण ही लगा, असाधारण नहीं लगा। कहने का मतलब है साधारण ही लगा। असाधारण का विलोम शब्द है साधारण। गुलमर्ग क्या है? एक खुला सपाट मैदान। गुलमर्ग क्या है? एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। गुलमर्ग एक खुला सपाट मैदान है और देवदारों के पेड़ पौधों से भरा हुआ और बस। खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट का मतलब है पेड़ पौधों का समूह, उसके सिवा कुछ भी नहीं। कहने का मतलब खुला सपाट मैदान है, देवदारों के घने यानी पेड़ पौधों का समूह, उनके सिवा कुछ भी नहीं और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। पहली बार लेखक गए तो घंटे भर में, यानी कहने का मतलब 1 घंटे में सारा गुलमर्ग देखकर आ गया। लेखक कहते हैं मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो किया, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। मगर बाद में लेखक को ऐसा अनुभव हुआ, महीनों वहां रहने पर ऐसा अनुभव हुआ कि पहली बार तो किया, बाद में भी कभी उस स्थान यानी गुलमर्ग को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। ऐसा प्राकृतिक रमणीय स्थान है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक सपाट मैदान हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता यानी अपनापन धीरे धीरे इतनी उनके साथ गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी यानी खुद को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से यानी भाग के रूप में ही देखने लगता है। खुद को खुला सपाट मैदान समझने लगता है, लोग हिस्से के रूप में उनको देखने लगता है। गुलमर्ग में कांपती हुई तितलियों, उठते हुए बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह खुद अपने आप को एक हिस्से के रूप में वह देखने लगता है। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, दूसरी ओर वह विस्तार यानी प्रदेश जिसमें वह स्वयं यानी खुद भी रहता है, उसे अपने में समय सा लगता है, उसे अपने में समय सा लगता है। कहने का मतलब ऐसा है कि जिस विस्तार में लेखक रहते थे, उस विस्तार को लेखक अपने में समय सा लगता था। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याई
घना कोहरा, कोहरा का मतलब है यहाँ पे कोहरा यानी कि घने या घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों विरोधाभासी है। दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है, वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, घने बादल, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है, कहने का मतलब गुलमर्ग को छोड़कर आता है, तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का। ऐसी सुंदरता, ऐसा प्राकृतिक स्थल को छोड़कर व्यक्ति जब आता है तो एहसास होता है अपने से ही। व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का, अपने आप को छोड़कर चले आने का उनको ऐसा अनुभव होता है। अपने आप को गुलमर्ग से बिछुड़ने का उनको ऐसा अनुभव होता है। अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए, गुलमर्ग से इतना परिचित होते हुए भी सदा उसे अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग को देखने के बाद भी, उसके साथ उसका परिचय लेने के बाद भी वह व्यक्ति खुद सदा के लिए अपरिचित ही बना रहता है। इसलिए लेखक का कहने का मतलब यही है कि जब गुलमर्ग को कोई भी व्यक्ति देखने के बाद वह छोड़ता है, तो उसे ऐसा एहसास होता है कि अपने आप से वह क्या हो जाता है, बिछुड़ जाता है। लेखक आगे कहते हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार। गुलमर्ग का सारा वातावरण हरियाली से भरा हुआ है। इसलिए लेखक कहते हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार। लाल लाल छतों के ऊपर गुलमर्ग का प्राकृतिक वर्णन देखो। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, आश्चर्यचकित होकर देखती रहती है, और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है। कोपले यानी हरी पत्ती, नई नई कोपले फूट आती है। हर क्षण एक नई अनुभव, हर समय एक नया अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे। बादलों को नीचे पोर्टिको का मतलब है बरामदा के नीचे लोग बाहें अपने दोनों हाथ फैलाए हुए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। दूर दूर तक सैलानी, यहाँ पे एक शब्द है सैलानी, घूमने के लिए आए हुए लोग, उसको हम कहते हैं सैलानियों की पंक्तियां घोड़े पर बैठकर घोड़े को दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। सहसा यानी एकाएक, प्रकाश से नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी पारदर्शक आकाश में से बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है, कांप उठता है। कहने का मतलब रंगीन बिंदुओं का आकाश में से जो नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है, तब रंगीन बिंदु का पूरा विस्तार एक बार सिहर यानी कांप जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना
कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा यानी सुबह ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध, धुंध यानी हवा में उड़ती हुई धूल, और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। और बेबस होकर फैली पगडंडियों, पगडंडी का मतलब यही है, लोगों के लगातार चलने से अपने आप बना रास्ता। लोगों के लगातार चलने से बना अपने आप रास्ता, उसको हम कहते हैं पगडंडियाँ। पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निराल। जब तक आकाश में से बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल यानी मुलायम, विस्मृत जिसे हम भूल नहीं सके, ऐसी विस्मृत और निराल। ऐसा प्राकृतिक वातावरण लेखक को गुलमर्ग में देखने को मिला। इसलिए लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। सूरज चमकेगा कहने का मतलब सूरज जो उगेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर इधर भटकते फिरेंगे। आकाश में बादलों के छोटे छोटे द्वीप, यहाँ पे एक शब्द है द्वीप यानी टापू। नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़, रेवड़ यानी समूह, पगडंडियों पर टक जाएंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़, रेवड़ यानी भेड़ों और बकरियों का समूह पगडंडियों पर टंग जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। दिन यानी दिवस, तब रात की प्रतीक्षा यानी इंतजार करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। रात आएगी, रात हो जाएगी तो सब कुछ खामोश यानी शांत हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी दिन भर सारे लोगों की चहल पहल, घोड़े सवारी करना, कहने का मतलब लोगों के मुंह से निकलने वाली आवाज़ें, ये सारे दिन भर चहल पहल रहती है। लेकिन रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी, मैदान में जो चहल पहल होती थी वह भी खामोशी में बदल जाएगी, जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती। वाचाल का मतलब है बातों नहीं होती है। दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, वह रात पड़ते हुई वह मैदान भी वह किस में बदल जाता है, खामोश में बदल जाता है। मैदान में खामोशी सा जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। गुलमर्ग की वह रात, लेखक गुलमर्ग में रुके और रात को उनको जो अनुभव हुआ वह रात लेखक कभी भूल नहीं सकेंगे। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। लेखक होटल में रुके थे। होटल की खिड़की में लेखक, खिड़की के पास लेखक खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। खिड़की के पास खड़ा होकर लेखक गुलमर्ग को देखते थे। उसी समय दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। एक बरसती घटा, एक बरसता बादल लेखक की तरफ बढ़ता आ रहा था। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। लेखक उस बरसती घटा की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब तक वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले, अपने में समा ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने कभी कम जाना है। बरसती घटा में, बरसते बादल में गिर जाने से बड़ा सुख लेखक ने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। घटा ऊपर से गिर जाए आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। यह इससे एक ऐसी स्थिति है, अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था।
इस बार आती हुई घटा का हर संकेत यानी निशाना, इशारा मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत, लेखक के सामने बरसती घटा आ रही थी, उसका हर संकेत लेखक के सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में यानी होटल की खिड़की में लेखक खड़ा उसे बुला रहा था। किसको बुला रहा था? बरसती घटा को बुला रहा था कि आ आ आ। क्या कहते हैं? आ आ आ। सामने से लेखक उस बरसती घटा को बुला रहा था कि आ आ आ। मैं तुझसे कमजोर नहीं हूं। बुला रहा था और कहता था मैं तुझसे कमजोर नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे सामने ताकतवर हूं। मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तेज थी मगर घटा यानी बरसती घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी, तेजी से नहीं आ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी, आकाश में गिड़गिड़ाहट की आवाज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। हमें भी विद्यार्थी मित्रों, हमें भी वर्षा ऋतु में हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि जब आकाश में बिजली चमकने लगती है, आकाश में बादलों की गिड़गिड़ाहट होती है, तो हमें भी ऐसा अनुभव होता है। हमारे शरीर के रोमे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी, जिससे आकाश और धरती की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने से चित्रपट पर बिजली कौंधती थी। बार बार सामने से चित्रपट पर बिजली क्या होती थी? कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर देता था। और आकाश में बिजली चमकती थी इतनी जोर से, इनके प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को खुला कर देता था। आंख के पलकारे में बिजली चमक जाती थी और बिजली की चमकने के कारण धरती पर जो भी चीजें थी वह सभी चीजें हमें अच्छी तरह से दिखाई देती थी। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी। लेखक बहुत खुश था कि अब थोड़ी देर में ये आकाश में से बरसने वाले पानी की बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर क्या होगा? टूट पड़ेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। मैं अपने दोनों बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए लेखक तैयार था, क्योंकि लेखक कमजोर नहीं था। कहने का मतलब उसके साथ टकराने के लिए लेखक तैयार था। लेखक ने पूरी तैयारी कर ली थी खिड़की के सामने खड़े होकर, मगर अचानक हवा रुक गई। सामना करने के लिए तैयार था मगर अचानक सहसा हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। ठिठक जाना इन्हें रुक जाना, ठिठक जाना इन्हें रुकना, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना इन्हें मर जाना। जिस तरह कोई शिकारी पक्षी का शिकार करते हैं और शिकार करने से पक्षी में से जो दम कहने का मतलब उसका जीव चला जाता है, पक्षी की तरह वह बादल तूफान कहने का मतलब जो हवा रुक गई और पक्षी की तरह वह भी दम तोड़ने लगा। यहाँ पे एक मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों, दम तोड़ना इन्हें मर जाना। बिजली की सांस रुकने लगी। जो बिजली आकाश में चमकती थी, गिड़गिड़ाहट की आवाज, बादलों की गिड़गिड़ाहट की आवाज होती थी, वह सारी बिजली की सांस, बादलों का गिड़गिड़ाहट का आवाज रुकने लगा। और मेरी भी और लेखक की भी, क्योंकि हवा रुक जाने से मुझे भी बहुत
हवा रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। आकाश में जो बादलों की गिड़गिड़ाहट, बिजली का चमकना, बिजली की सांसें रुकने लगी और मेरी यानी लेखक की भी सांसें रुकने लगी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से यानी आकाश से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम यानी जोर उतर गया और उसके साथ मेरा भी। बिजली की सांस रुक गई, लेखक की सांस भी रुकने लगी। इतना ही नहीं, तूफान का जोर उतर गया। जोर यानी ताकत, जोर यानी जोर, जोम, शक्ति उतर गई। तो लेखक के उसके साथ लेखक की शक्ति भी उतर गई। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। कहने का मतलब उनके बराबर सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन उनके बराबर का कभी वह हो न सका। यह लेखक को होटल की खिड़की के पास खड़ा होकर रात को जो अनुभव हुआ प्राकृतिक सौंदर्य का, वही वर्णन लेखक ने हमारे सामने किया। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। लेखक अंत में कहते हैं हमें, वे ऐसे क्षण, ऐसा समय जो जीवन में दो एक बार ही हमारे जीवन में आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। लेखक का अनुभव कहता है कि गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हमारे जीवन में एक या दो बार आते हैं। ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में, गुलमर्ग का जो यात्रा करता है उसके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत काफ़ी समय तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। तभी तो मुद्दत काफ़ी समय, मुद्दत का मतलब है काफ़ी समय तक वहाँ रह चुकने पर भी, लंबा समय वहाँ यानी गुलमर्ग में रह चुकने पर भी कोई आकर्षित करने वाले वस्तु ये व्यक्ति को फिर खींचकर फिर गुलमर्ग में ले जाता है। वह आकर्षण यानी प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षण वहाँ रहने पर भी। इसलिए लेखक ने कहा कि किसी स्थान को जगह को हम पहली बार देखते हैं तो हमारी आंखें चौंक उठती है, लेकिन धीरे धीरे परिचित होकर हमारी आंखें उदासीन हो जाती है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। उनको बार बार देखने पर भी, वहाँ रहने पर भी वह आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर गुलमर्ग में ले जाता है। वरना वहाँ है क्या? वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। और वहाँ क्या है? एक खुला सपाट मैदान और देवदार के घने झुरमुट और बस, उनके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि खुले सपाट मैदान में गोल्फ की रम्मत खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? गोल्फ खेलने के लिए ही? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? नहीं। गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा, गुलमर्ग का प्राकृतिक सुंदरता, गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए ही बार बार गुलमर्ग जाने के लिए व्यक्ति वहाँ तैयार हो जाता है। क्योंकि वहाँ रहने पर भी गुलमर्ग का जो आकर्षण है वह आकर्षण खींचकर फिर से वहाँ ले जाता है। लेकिन गुलमर्ग तो एक सपाट खुला मैदान है, देवदार के घने झुरमुट उनके सिवा और कुछ नहीं। क्योंकि खुले सपाट मैदान में तो गोल्फ की रम्मत खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना? वहाँ इन्हें कहा गुलमर्ग बार बार क्यों जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? नहीं, गोल्फ खेलने के लिए नहीं, लेकिन वहाँ की सुंदरता को, वहाँ का प्राकृतिक स्थल को देखने के लिए ही वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे प्राकृतिक स्थल के बारे में लेखक को जो अनुभव हुआ, वही अनुभव लेखक ने इस यात्रा वर्णन में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम इस यात्रा वर्णन खत्म करते हैं और नीचे जो शब्दार्थ और टिप्पणी, गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है। तिगलिया यानी तिराहा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हो। रोमांच की आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली, पोर्टिको यानी बरामदा,
ड्यूटी, रेवड़ यानी झुंड, समूह, कहर यानी अत्याचार, दम तोड़ना यानी मर जाना। ये सभी शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखना है। इतना ही नहीं, लेकिन जो स्वाध्याय के प्रश्न है, जो स्वाध्याय के जो प्रश्न है वह प्रश्न भी आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। कहाँ लिखना है, नोटबुक में लिखना है। जो एक एक वाक्य में 6 प्रश्न है, एक एक वाक्य में 6 प्रश्न है। 2 वाक्य में जो प्रश्न है दो वाक्यों में 4 प्रश्न और 5-6 वाक्यों में 3 प्रश्न, और पंक्ति का ऐसे स्पष्ट कीजिए। यह सब आपको नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्न आपको तैयार भी करना है और स्वाध्याय के प्रश्न आपको नोटबुक में पूरा लिखना भी है। यहाँ पे हम विषय नंबर 8 गुलमर्ग के बारे में जो हमने लेखक को जो अनुभव हुआ, वही अनुभव यहाँ पे हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। कहने का मतलब इस्यान गुलमर्ग की खिड़की से एक रात यहाँ पे हम खत्म करते हैं।